हाँ जी क्लास, हेलो स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग क्लास, राइट। हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, शेयर होल्डर मीटिंग्स वाज डन। उसके बाद हमने किया बोर्ड मीटिंग, राइट। बोर्ड मीटिंग के बाद हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ मीटिंग बचती है जो बोर्ड मीटिंग के ही पार्ट है, दैट इज़ कमेटी मीटिंग, राइट। नाउ क्लास, कमेटीज़ होती क्या हैं? अगर हम देखें, कमेटीज़ ग्रुप होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही बनते हैं। जैसे 15 डायरेक्टर है हमारे पास, राइट। अब हर कोई डायरेक्टर हमेशा अवेलेबल भी नहीं हो सकता, हर एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ भी नहीं हो सकती। सो क्लास कुछ ना कमेटीज़ बना ली जाती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में भी कमेटीज़ होती हैं, राइट। देयर इज़ अ फेयरवेल कमेटी, देयर इज़ अ मेटल कमेटी, राइट। देयर इज़ एन ISSQ कमेटी। सो हर एक एक्टिविटीज़ की अलग अलग कमेटीज़ हो जाती हैं। क्यों? एक बेनिफिट क्या है, एक तो काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, राइट। ईजी मैनेजमेंट हो जाती है, और क्या हो जाता है कि अगर कोई अवेलेबल नहीं भी है तब भी काम रुकता नहीं है। सो राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी कमेटीज बन जाती हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बन जाता है। सो क्लास, व्हाट इज अ कमेटी? अ कमेटी इज अ स्मॉल ग्रुप फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं अवेलेबल ना हो और सबकी एक्सपर्टीज ना हो। सो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटीज है, इनके पास क्या होती हैं? पावर्स होती हैं डिसीजन लेने की। और कौन से डिसीजन लेने की पावर होती है? जिनके ऊपर कमेटी बनी होती है, राइट। सो उनके सर्टन स्मॉल ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उनको पावर्स दे दी जाती हैं, और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने अपने डिसीजंस लेते हैं उन कामों में, राइट। अब प्लस ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ प्रॉपर क्राइटेरिया कि इतनी कमेटीज़ ही बनेंगी। वॉलेंट्री नेचर पर जितनी मर्जी कमेटीज़ बना सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई रोक नहीं है। बट जो मैंडेटरी कमेटीज़ हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, वो ये 4 हैं। दैट इज, सबसे पहले आती है ऑडिट कमेटी, सेक्शन 177, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, क्लास R/L मीन्स रिलेशनशिप, CSR कमेटी, CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, राइट। क्लास मैंडेटरी ये 4 हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज जितनी मर्जी कमेटीज बना सकती हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इज द ऑडिट कमेटी। अब क्लास, ऑडिट का मतलब हमें पता है, इट इज़ द चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स ईदर बाय फर्स्ट इंटरनल ऑडिटर, और उसके बाद जो स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिटर आता है हमारे कंपनी में। इसका सेक्शन क्या है? 177। अब ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही बन रही है, डायरेक्टर्स ही पार्ट है इसके। सो ये कब बनेगी ये कमेटी? उसकी हम सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, राइट। एप्लीकेबिलिटी इज एवरी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, राइट, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, उनको ये ऑडिट कमेटी बनाना बहुत मैंडेटरी है, राइट। और अगर हम बात करें अनलिस्टेड कंपनी की, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, सो अगर वो तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करती है तो उसको भी ऑडिट कमेटी बनानी ही पड़ेगी, राइट। सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 करोड़ और मोर। अगर उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, द टर्नओवर इज 100 करोड़ और मोर। अगर उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। बोरोइंग मतलब कहीं से भी उन्होंने बोरिंग लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, सो वो 50 करोड़ से ज़्यादा है। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सी कमेटी बनानी पड़ेगी? ऑडिट कमेटी, राइट। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसकी कॉम्पोजिशन ऑब्वियस है, डायरेक्टर्स की कमेटी बन रही है तो डायरेक्टर्स ही होंगे। सो इट इज़ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विद मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ क्लास, कि कम से कम 3 डायरेक्टर से मीटिंग कमेटी बननी चाहिए, राइट। मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कि इन तीनों में से 2 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इंडिपेंडेंसी क्यों चाहिए हमारे को? क्योंकि क्लास, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं या जो डिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो तो कंपनी का ही पार्ट है। अगर फ्रॉड हो भी रहा होगा तो ऑडिट कमेटी को फिर भी नहीं पता लगेगा। सो इसलिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, यहाँ जिनको प्रोफेशनल डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, वो इसका मेजॉरिटी का पार्ट बनना चाहिए। मतलब इन 3 में से जो 2 हैं वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट। और एक कॉम्पोजिशन में एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि फाइनेंसेस को, फाइनेंशियल डिसीजंस को, किसी भी फ्रॉड को ढूंढ निकालने में, मतलब उनका फाइनेंस रिलेटेड क्या होना चाहिए? एक्सपर्टीज होना चाहिए, राइट। अब क्लास, हमने ऑडिट कमेटी तो बना ली, राइट, बट ये ऑडिट कमेटी अब काम क्या करेगी? हमने 3 डायरेक्टर से कमेटी बना ली जिसमें से 2 आर इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट इज ओवरसीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, कि जो हमारा इंटरनल ऑडिटर प्लस जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों काम कर रहे हैं वो क्या ठीक काम कर रहे हैं?
क्या ऐसा तो नहीं है कि एक्सटर्नल ऑडिटर किसी और डायरेक्टर के साथ मिलकर हमारा कुछ फाइनेंसेस हैं या कोई क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बाहर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, या कोई ऐसे फ्रॉड का पार्ट बन रहा है जिनको ये ऑडिट कमेटी वाले डायरेक्टर्स को पता ही नहीं है। सो इन्हें हर एक चीज़ देखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग भी देखनी है और डिस्क्लोजर भी देखनी है। मतलब ये हेड है ऑर्गेनाइजेशंस के, मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स। सो अब ने ऑडिट कमेटी बना दी कि ये अब इस चीज़ को भी मैनेज करे अलग से, राइट। अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब क्लास हमें पता है कि जो ऑडिटर है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कब होती है, एजीएम में होती है। बट जो ये जो रेम्यूनरेशंस हैं, फिक्सेशंस हैं, क्राइटेरियाज बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। अब ये पॉलिसीज शेयर होल्डर्स तो नहीं बनाएंगे एजीएम में आके कि जी आप बताओ हम कितना फीस दें, कितनी सैलरी दें। अब और अगर ये चीज़ें भी शेयर होल्डर करने लग जाएंगे तो फिर डायरेक्टर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो क्या टेन्योर होगा, क्या रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, कितने पैसे दिए जाएंगे ऑडिटर को, कौन सी पॉलिसी के आधार पर पैसे दिए जाएंगे, ये सारा कुछ भी कौन बनाता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बना रहे तो ऑडिट कमेटी बनाएगी जिन जिन कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है। जिन कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है ऑडिट कमेटी, वो ऑडिट कमेटी बनाती है। जिन पर एप्लीकेबल नहीं है तो वो कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन इज वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। यस, टाइम टू टाइम वैल्यू करना एसेट्स को कि कोई ऑडिटर इंटरनल या एक्सटर्नल या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रॉड हो सकता है। देन इवैल्यूएशंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्लास रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्टर ने अपने बेटे के बिजनेस से ही क्या ले दिया, रॉ मटेरियल ले दिया, तो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। सो इसका इवैल्यूएट करना, इसका प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से देखना कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, राइट। देन इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ क्लास, इंटरनल कंट्रोल ओनली। अब इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हमने पूरा चैप्टर किया है, आईसी, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट्स। उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना, रिस्क मैनेजमेंट देखना कि किन किन पोजीशंस पर, किन किन पॉइंट्स पर रिस्क है। देन इज स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लॉज एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, मतलब जितने भी लोन्स लिए हुए हैं, किसी कॉर्पोरेट से लिए हुए हैं, किसी कंपनी से लिए हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी कंपनी में, किसी और कॉर्पोरेशन में, सो उसकी हमेशा स्क्रूटनाइज करते रहना है कि ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं है जो आगे जाके हो सकता है, जितने भी लोन्स लिए हुए हैं कंपनी ने, राइट। देन इज पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। अब क्लास ये तो थी इनकी ड्यूटीज़, अब इनकी पावर्स भी हैं कुछ, क्योंकि अगर ये किसी से क्वेश्चन ही नहीं कर सकते तो ऑडिट कमेटी बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। सो फर्स्ट पावर क्या है, कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें ऑडिटर का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर है उनसे ये कमेंट्स पूछते हैं कि आप बताइए, आपने एक इंडिपेंडेंट व्यू लिया है कि हमारे कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देन इज टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन। क्लास जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लास्ट कॉपी जाती है, फाइनल कॉपी जाती है तो ये रिव्यू करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू तो है ना, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट है, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व तो नहीं है। तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है, उसको फाइनलाइज करती है, फिर वो सारे डायरेक्टर्स के सामने उस रिपोर्ट को भेजा जाता है। देन कोई भी ऐसा इशू है जो स्टैट्यूटरी या इंटरनल ऑडिटर का है या मैनेजमेंट का है, किसी भी मैटर से जो रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल कंडीशंस को ऑफ द कंपनी, सो ये उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनते हैं, उनकी ग्रीवियंसेस सुनते हैं। अगर किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कोई दिक्कत है, इंटरनल ऑडिटर को कोई दिक्कत हो रही है, मैनेजमेंट को दिक्कत हो रही है किसी भी बात से, बट दैट प्रॉब्लम शुड रिलेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, राइट। सो हाँ जी, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ पेनल्टी। अब क्लास जिन जिन कंपनीज़ को ऑडिट कमेटी बनानी ज़रूरी है, अगर वो नहीं बनाते तो उनको पेनल्टी पड़ेगी ऑन द कंपनी। वो पेनल्टी मतलब कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी 1 लाख से 5 लाख तक। और जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इन डिफ़ॉल्ट, उनको पड़ेगी पेनल्टी 1 ईयर की प्रिजनमेंट, राइट, और एंड, मतलब दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। फाइन ऑफ, जो फाइन की लिमिट है वो है 25,000 to 1 लाख, राइट। सो इट इज़ 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन 20,000 to 1 लाख, और बोथ दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। सो देन मूविंग ऑन टू क्लास नेक्स्ट कमेटी। सो नेक्स्ट कमेटी जो है दैट इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स। इसको अकेला नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी बोलते हैं, एनआरसी। सो दिस इज सेक्शन नंबर 178। नाउ क्लास व्हाट इज दिस कमेटी। ऑडिट कमेटी में वो हेल्प कर रहे थे कि जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो सारे इंटैक्ट हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से तो नहीं फ्रॉड हो रहा,
ये सब चीज़ें। अब नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन एज द नेम सजेस्ट ये कुछ एचआर से रिलेट करेगा, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना, राइट, रेम्यूनरेशन पॉलिसीज़ को बनाना, इंक्रीमेंट्स देना थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, राइट, रेम्यूनरेशन पॉलिसी का बेस देखना कि कौन सा क्राइटेरिया लिखा गया है कंपनी में जिसके ऊपर पॉलिसी दी जाएगी कि उनको कितने पैसे देने हैं किसी भी एम्प्लॉय को, वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट देना है, फिक्स्ड पे कितना देना है, अलाउंसेस कितने देने हैं, और किस किस लेवल पर और किस किस पोजीशन पर इंक्रीमेंट्स बढ़ते जाएंगे। सो क्लास ये तो हुआ एचआर डिपार्टमेंट का काम। पर एचआर डिपार्टमेंट में कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं ना। अब उन एम्प्लॉयज़ को, वो एम्प्लॉयज़ कैसे काम ठीक कर रहे हैं, कितना काम ठीक कर रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। सो जो कमेटी ये सब चीज़ें देखती है उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस में ये कमेटी क्या बना देती है? क्राइटेरियाज। मतलब क्राइटेरिया क्या है हमारी कंपनी में? मतलब क्राइटेरिया क्या है हमारी कंपनी में? प्रमोशंस लेने का, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटी लेने का, या परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स लेने का। सो ये क्राइटेरिया कौन बनाता है? ये डायरेक्टर्स की ये कमेटी बनाती है, राइट। और इनको इम्प्लीमेंट कौन कराता है? एचआर डिपार्टमेंट हेल्प करता है इम्प्लीमेंट कराने में, राइट। सो टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कमेटी। सो क्लास इसका एप्लीकेबिलिटी सेम एज ऑडिट कमेटी। ये जो हमने पीछे पढ़ा है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा, या बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा। सो ये सेम एप्लीकेबिलिटी होती है एनआरसी कमेटी की, दैट इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की। देन इज कॉम्पोजिशन। अब क्लास इसकी कॉम्पोजिशन देख लीजिए। 3 or more non-executive directors out of which not less than half shall be independent directors। अब क्लास इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें 3 or more non-executive directors, नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मोर और लेस सेम ही होते हैं। कैसे? अब वो कह रहे हैं 3 या उससे ज़्यादा भी, मतलब कम से कम 3 तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है इन द कंपनी। बट हो सकता है कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास शेयर्स हो कंपनी के, राइट, ये किसी और ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो कंपनी के। तो उन्होंने एक कंपनीज एक्ट 2013 में और सेफर साइड के लिए क्या कर दिया, एक और पॉइंट लगा दिया इसमें, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन हाफ शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 6 लोगों के साथ कमेटी बन गई जिसमें लिखा है कि 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट। अब 6 लोगों के साथ कमेटी बन गई तो उसमें हमने 3 नॉन एग्जीक्यूटिव रखी है, 3 एग्जीक्यूटिव रख दिए। अब वो जो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनमें से जो 2 हैं, क्योंकि हाफ लिखा ना, तो 3 का हाफ इज 1.5, यस और नो। बट हम 1.5 को राउंड ऑफ करेंगे 2 में। सो जो 2 डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब उनको जो अपनी फीस मिलता है या अपना रेम्यूनरेशन मिलता है उसके अलावा उनके पास कोई कंपनी के शेयर्स नहीं है, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के से वो रिलेटेड नहीं है, किसी डायरेक्टर को वो जानते नहीं है, किसके साथ उनकी जान पहचान नहीं है, राइट। मतलब किसी भी हाल में ये फ्रॉड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अपना काम करते हैं और पैसे लेकर घर जाते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करूं, अगर मैंने कर दिया कि 4 नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए, 2 एग्जीक्यूटिव हो गए, उन 4 में से तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनमें से मेरे पास मेजॉरिटी मतलब 2 हैं, राइट। 4 को अगर मैं हाफ करूं तो 2 इट कम्स आउट टू 2। सो 2 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर 2 के पास शेयर्स हैं भी तब भी कोई बात नहीं। सो कॉम्पोजिशन थोड़ा घुमा कर लिखा है बट इट इज ईजी, मीन्स 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच नॉट लेस देन हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब उनको अपनी बस रेम्यूनरेशन से ही रेम्यूनरेशन लेते हैं और वो काम करते हैं बस। देन अब क्लास चेयरमैन ऑफ द कंपनी। जो भी चेयरपर्सन होता है कंपनी का वो कभी भी चेयरमैन नहीं बन सकता इस कमेटी का। अब क्यों क्लास? फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि फिर तो वो अपनी सैलरी बढ़ाई जाएगा, राइट, अपने को ही रेम्यूनरेशन दी जाएगा, बाकियों का सोचेगा ही नहीं। बट ये जो चेयरमैन है ऑफ द कंपनी वो इस कमेटी का मेंबर ज़रूर हो सकता है पर चेयरपर्सन नहीं होगा। जो चेयरपर्सन सिलेक्ट किया जाएगा वो म्यूचुअली डिस्कशन से उस कमेटी के उसमें से ही डिसाइड किया जाएगा कि किसको बनाना है, और यूजुअली सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किनको दी जाती है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। देन अब क्लास हमने ये कमेटी बना तो लिया, अब ये कुछ काम भी करेगी। अब ये काम क्या करती है? तो उसका सेम एचआर डिपार्टमेंट वाला ही फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सोनल। मतलब कि हमने किसी को अपॉइंट करना है या किसी को रिमूव करना है, डिस्चार्ज करना उनकी ड्यूटी से, पर इनका काम कहाँ तक होता है? डायरेक्टर्स को देखना या की मैनेजरियल पर्सोनल्स को देखना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब
नेक्स्ट इज रिकमेंड पॉलिसी रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ KMPs, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़। वो हमेशा पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी किसके ऊपर बनाते हैं? वो क्राइटेरिया के ऊपर बनाते हैं कि कितनी किसी को सैलरी मिलेगी, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, और ये सबकी सैलरीज वगैरह चेक करते हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल्स की, डायरेक्टर्स की, एम्प्लॉयज़ की। देन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनस हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स। मतलब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे जाके सक्सेशन प्लानिंग कैसे काम करेगा, सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन सा इंप्लॉई इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि कोई ना कोई डायरेक्टर रिमूव हो रहा होता है या तो रिटायर हो रहा होता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ये हर डायरेक्टर की कि एक साल में डायरेक्टर ने कितना काम किया और उसके काम की कितनी एफिशिएंसी आई। और क्या करती है ये क्लास, ये कमेटी ये करती है क्राइटेरिया बनाती है। क्राइटेरिया का मतलब क्या है क्लास, हमने किसी भी पॉलिसी कोई भी बनानी होती है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाने चाहिए। मतलब कि हमारे को कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, कुछ इंडिपेंडेंसीज चाहिए, राइट। मीन्स क्या है, फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर ने काम किया, 25% एफिशिएंसी है उसकी पिछले साल से इस साल में, राइट। कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट हुआ तो हमने क्राइटेरिया में ये लिखा हुआ है कि अगर कम से कम 10% से ज़्यादा एफिशिएंसी होगी हर साल में तो उसके कम से कम 5% इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। यस, वो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है क्योंकि उसने पिछले साल से लेकर इस साल 25% की हमारे को क्या दिया है, एक अच्छा काम दिया है, ओवर एंड अबव उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हुई है। सो उसको क्या मिल जाएगा, 5% का इंक्रीमेंट। अब क्लास ये एक पॉइंट है कि हम ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये कमेटी है, वो कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करेगी रेम्यूनरेशन पॉलिसी बनाने के वक्त। तो इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड, कि परफॉर्मेंस जिसकी ज़्यादा अच्छी है उसको हमने रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ करना है। देन कुछ इंसेंटिव होना चाहिए, कुछ फिक्स्ड पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी फिक्स्ड कर दी तो सारे ओवर मोटिवेटेड हो जाएंगे, और ऐसा नहीं कि सारी इंसेंटिव करती तो सारे अंडर मोटिवेटेड हो जाएंगे कि अगर टारगेट्स अचीव होंगे तभी पैसे मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। एक बैलेंस होना चाहिए। देन इज हायरार्की एंड कॉम्पोजिशन। जैसे जैसे कोई हायरार्किकल ऑर्डर में जिसकी प्रमोशन हुई जा रही है वैसे वैसे उसको रीजनेबल एंड सफिशेंट इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए या रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए कि वो रिटेन्ड भी रहे और मोटिवेटेड भी रहे इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Class, then moving on to the third committee, that is stakeholders relationship committee. Now what is this committee? SRC बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। क्लास स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट शेयर होल्डर्स हो गए। सो ये क्या सारे क्या बनते हैं, स्टेक होल्डर्स। अब ये कमेटी बनानी कब है कंपनी को? जब कंपनीज का बिजनेस बहुत वास्ट हो जाता है, उनके बिजनेस ऑपरेशंस बहुत वास्ट हो जाते हैं और उनके स्टेक होल्डर्स रोज बढ़ रहे होते हैं, राइट। चाहे वो डिवेंचर होल्डर्स के फॉर्म में हो या शेयर होल्डर्स के फॉर्म में हो। सो क्लास जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होंगे उतनी ही उनकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी स्टेक होल्डर ने थोड़ा सा भी नेगेटिव पब्लिसाइज कर दिया कंपनी को तो कंपनी के शेयर प्रॉफिट्स, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, नेटवर्थ एकदम से गिर जाती हैं। सो उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, प्लस उनके ग्रीवेंसेस भी रिजॉल्व करने पड़ते हैं। सो इन दोनों कामों के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है। अब क्लास इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? एनी कंपनी हैविंग मोर देन 1000 स्टेक होल्डर। किसी भी कंपनी के 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर होंगे तो वो उसको क्या बनानी पड़ेगी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? नॉट ओनली शेयर होल्डर्स बट डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, एनीबडी कुड कम। मतलब जिसका किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट है कंपनी में, वो 1000 से ज़्यादा बंदे इंक्रीज कर जाते हैं तो कंपनीज को क्या बनानी पड़ती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। देन अब क्लास इसका चेयरपर्सन कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट में है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कभी भी इसका चेयरपर्सन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही इसका चेयरपर्सन बन सकता है। देन नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनीज एक्ट इसको डिफाइन नहीं करती। कंपनीज एक्ट कहती है आप अपने हिसाब से देख लो आप कितना मैनेज कर सकते हो, कितने लॉट्स में मैनेज कर सकते हो, आप उतनी कमेटी के मेंबर्स रख सकते हो, राइट। देन फंक्शंस। अब ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, यही दो फंक्शंस कर रहे हैं। मींस क्या है, ये कंसिडर कर रहे हैं और रिजॉल्व कर रहे हैं ग्रीवियंसेस कि कोई भी तरह से दिक्कत ना हो किसी भी स्टेक होल्डर को। अगर कोई दिक्कत है तो वो इसको रिजॉल्व करते हैं और वो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे भी ना हो जाएं कि वो सारा के सारा अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी सैलरीज के बारे में सोच रहे हैं। ये कमेटी कंपनीज एक्ट इसलिए बनवाता है कि वो उनके बारे में भी सोचें, राइट। अब क्लास पेनल्टी बिल्कुल सेम है, चाहे वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हो, चाहे वो नॉमिनेशन कमेटी हो एंड रेम्यूनरेशन कमेटी हो, चाहे वो ऑडिट कमेटी हो। पेनल्टी इज द सेम, दैट इज कंपनी पर लगेगी पेनल्टी 1 से 5 लाख तक की, राइट। डायरेक्टर्स पर लगेगी पेनल्टी ऑफ इन डिफॉल्ट 25,000 to 1 लाख,
और एन एंड, मतलब दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो 1 साल की, या 25,000 से लेके 1 लाख तक फाइन हो, या दोनों भी हो सकते हैं, 25,000 से 1 लाख तक फाइन और इम्प्रिजनमेंट। और कंपनी पर जो पेनल्टी पड़ेगी वो पेनल्टी पड़ेगी 1 से 5 लाख तक की। Then class, moving on to the last committee, that is the mandatory committee, that is CSR committee. अब class, what do we understand by the word terminology CSR? CSR का मतलब होता है corporate social responsibility. अब क्लास, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब कंपनीज बहुत पैसे कमा लेती हैं, बहुत प्रॉफिट में हो जाती हैं, तो उनका कहीं ना कुछ ये होता है कि वो रिटर्न बैक करे किसको, सोसाइटी को। तो सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए उनको रिटर्न बैक करना होता है। ऑब्वियसली जो कंज्यूमर्स उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या जहाँ से वो रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, वो सारा इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी ओनली। सो जब वो ह्यूज प्रॉफिट्स कमा लेती हैं कंपनीज, तो उनको क्या बनाना पड़ता है, CSR कमेटी। अब क्लास, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, एनी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी भी हमारे जहाँ पर आके ऑपरेशंस कर रही हैं, उनको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी अगर वो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। तीनों इकट्ठे ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब भी उनको क्या बनानी पड़ेगी, एक CSR कमेटी। फर्स्ट इज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, अगर उस कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है 5 करोड़ से ज़्यादा, राइट, या फिर द कंडीशन इज ऑफ और नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ मोर। अब क्लास, नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ में इंक्लूड होता है हर एक चीज़। हाँ जी क्लास, नेटवर्थ क्या होती है, जिसमें हर एक चीज़ इंक्लूडेड होती हैं कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितना % वो इकोनॉमी को दे रही है, उस कंपनी के बंद होने से इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा, मतलब उसकी वर्थ कितनी है, मतलब उसके होने के एग्जिस्टेंस का पार्ट क्या है उस इकोनॉमी के लिए, ग्लोबली, उस कंट्री के लिए, नेशनली, राइट। सो अगर उसकी नेटवर्थ है 500 करोड़ या ज़्यादा, या तो उसकी टर्नओवर है 1000 करोड़ और मोर, मतलब इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो उस कंपनी को CSR एक्टिविटी करना मैंडेटरी हो जाता है और उसको CSR कमेटी बनाना भी मैंडेटरी हो जाता है, राइट। सो फिर वो कंपनी क्या करेगी, एक CSR कमेटी बनाएगी अपने CSR एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करने के लिए। अब क्लास, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन है 3 और मोर डायरेक्टर्स। अब क्लास, आप देखिए कि इसमें ये नहीं कहा गया कि 3 और मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, क्यों, क्योंकि ये ऐसी कमेटी है जिस पर पैसे लगाने हैं, इसमें कोई ऐसी चोरी या फ्रॉड का केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पैसे लगाने पड़ेंगे, या तो एम्प्लॉयज़ के लिए लगाना पड़ेगा, कोई गैदरिंग करानी पड़ेगी, या कोई हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, या कोई स्कूल बनाने पड़ेंगे, कोई विलेज अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट। ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी अब CSR में। तो इसमें कोई फ्रॉड की बात ही नहीं है। तो इन्होंने कहा 3 और मोर डायरेक्टर्स, एनी डायरेक्टर यू टेक, राइट, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव चाहे एग्जीक्यूटिव, कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, बट एक कंडीशन रख दी कि उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। मतलब जैसे 3 या ज़्यादा डायरेक्टर, मतलब हमने 6 डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठाई, कमेटी बिठा ली 6 डायरेक्टर्स की, अगर 5 एग्जीक्यूटिव हैं और एक इंडिपेंडेंट है तब चलेगा, पर ऐसा नहीं चलेगा कि 6 के 6 ही एग्जीक्यूटिव हो, उनमें से एटलीस्ट का मतलब एक या उससे ज़्यादा, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होगा, बाकी 4 एग्जीक्यूटिव हो गए तब भी चलेगा, राइट। सो नाउ क्लास, ड्यूटीज ऑफ दिस कमेटी, अब ये कमेटी बना तो ली, अब ये काम क्या करेगी, इट विल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड अ बोर्ड टू द बोर्ड CSR पॉलिसी, बोर्ड को ये अपनी CSR पॉलिसी देगी कि कंपनी अगले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, इस साल कैसे कैसे पैसे लगाएगी CSR एक्टिविटीज़ में, राइट। देन रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यस क्लास, अब सारे के सारा प्रॉफिट जो कमाया है, राइट, वो सारे का सारा प्रॉफिट तो नहीं अब दे देगी ना कंपनी CSR में कि चलो 5 करोड़ कमा लिया तो 5 के 5 करोड़ ही कंपनी का उस पर लगा देंगे, टैक्सेशन होता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, कितने खर्चे होते हैं। सो अमाउंट भी रिकमेंड करनी कि कितनी लगानी है, राइट। देन इज मॉनिटरिंग दी CSR पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जो CSR पॉलिसी बनाई गई थी उसके अंडर जो एक्टिविटीज़ कही गई थी वो कितने अच्छे से काम कर रही हैं, कितनी अच्छी से पॉलिसी काम कर रही हैं, कोई हर्डल्स तो नहीं आ रहे, अगर कोई हर्डल्स आ रहे हैं तो उनको हटाने के लिए क्या क्या ऐसे स्टेप्स है जो लेने चाहिए उस कमेटी मेंबर्स को, राइट। देन क्लास, अब आता है कि ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती हैं CSR कमेटी में। अब क्लास देखो, CSR कमेटी का खुद का तो ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो कल्ले ही CSR करें, उन्होंने तो सिर्फ कमेटी बनाकर, पॉलिसी बनाकर दे दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एक्चुअल में CSR कराने की जो जिम्मेवारी है वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, उन 5-6 लोगों की नहीं है जो सिर्फ कमेटी बना ली है और वो रिकमेंड करी जा रहे हैं।
सो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये ड्यूटी निभानी पड़ेगी कि उनको CSR एक्टिविटी करानी पड़ेगी। सो फर्स्ट वन इज अप्रूव और डिसअप्रूव द CSR पॉलिसी। अगर तो पॉलिसी अच्छी तो अप्रूव कर दीजिए, अगर पॉलिसी अच्छी नहीं है, कोई ना कोई अमेंडमेंट्स चाहिए तो उसको थोड़ा सा अमेंड करके फिर अप्रूव कीजिए। देन CSR एक्टिविटीज़ को देखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि हम 2 करोड़ का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, राइट, हमने कह तो दिया बट उस पर पैसे लग रहे हैं 10 लाख। सो मतलब क्या, जो एक्टिविटीज़ है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। देन इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब क्या है क्लास, कि कितना कंपनी पैसा लगाएगी, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि कंपनी पिछले 3 सालों में जितना नेट प्रॉफिट कमाया है उनका एवरेज कर लेगी। एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल नेट प्रॉफिट्स बाय 3, क्योंकि 3 साल के लिए, और फिर उसका कितना परसेंट निकालना है, 2%। तो ये उनकी मैक्सिमम लिमिट होती है जितना कंपनी स्पेंड कर सकती है। कितना, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, फिर उसका कितना परसेंट करना है, 2%। कि 2% तो कम से कम वो इकोनॉमी को रिटर्न देना, अगर ज़्यादा नहीं दे सकते तो दे शुड गिव 2% रिटर्न टू द इकोनॉमी, टू द सोसाइटी, राइट। सो क्लास ये थी आपकी मैंडेटरी कमेटीज, राइट, दैट इज द ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एंड CSR कमेटी, राइट। इसके अलावा कंपनी जितनी मर्जी चाहती है वॉलंटरी कमेटीज़ वो बना सकती हैं, जितने डायरेक्टर्स के स्मॉल ग्रुप्स बनाना चाहती है बना सकती हैं, जैसे मर्जी कंपनी मैनेज कर सकती हैं, पर ये 4 कमेटीज़ तो मैंडेटरी ही होती हैं। सो क्लास विद दिस योर बोर्ड मीटिंग्स इज ऑल्सो ओवर। अब मैं आपको बता देती हूँ रोल ऑफ CS आपने कैसे पढ़ना है। सो क्लास दिस इज़ योर बुक, एट पेज नंबर 14.9 ये ड्यूटीज़ ऑफ CS गिवन है, राइट। अब क्लास ड्यूटीज़ ऑफ CS मोर और लेस सेम ही है AGM वाली, बट इसमें क्या है कि इसमें ये जो पॉलिसीज़ होंगी वो बोर्ड मीटिंग्स वाली होंगी। जैसे सेक्रेटरी को ये देखना है कि पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, उसके बाद 4 बोर्ड मीटिंग्स हो जानी चाहिए। ये सारे रेक्विजिट्स ही हैं जो हमने पढ़े थे, राइट। 7 दिन का नोटिस देना है, एजेंडा देना है कि नहीं देना, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए। देन सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि इनविटेशन सेंड करे, लेटर सेंड करे, राइट, अरेंज फॉर द प्रॉपर लाइटिंग, रिफ्रेशमेंट, लंच, हाई टी, जो भी है। देन एट द मीटिंग उन्होंने क्या करना है कि आधे घंटे पहले CS को ये देखना है कि जिन्होंने मीटिंग कंडक्ट करानी है वो ऑफिसर्स आए हैं, चेयरमैन आए हैं मीटिंग के कि नहीं आए, अटेंडेंस रजिस्टर देखना, एक वेलकम स्पीच देनी, तो कोरम को देखना कि कोरम आ चुका है कि मीटिंग शुरू होए या ना होए, राइट। उसके बाद मिनट्स लेने, फिर आफ्टर द मीटिंग उन्हीं मिनट्स को क्या करना, मिनट बुक में रिकॉर्ड करना, 30 दिन के अंदर साइन करवाने। सो क्लास ये सारी जनरलाइज्ड ड्यूटीज़ हैं जो AGM EGM बोर्ड मीटिंग्स में सब सारों में ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं CS की। फ़र्क क्या पड़ जाता है, रेक्विजिट्स का। जैसे वहाँ पर 24 दिन का नोटिस था तो यहाँ पर 7 दिन का नोटिस हो जाएगा, राइट। एंड देन क्लास दिस कम्स योर स्पेसिमन फॉर्मेट्स। ये नोटिस दिया हुआ है बोर्ड मीटिंग का, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पेसिमन है, और स्पेसिमन पेपर में आते भी हैं, राइट। इतना बड़ा मत बनाना, बट येस इसको कट शॉर्ट करके बना देना, राइट। इफ़ यू मूव, ये सारा स्पेसिमन ही दिया हुआ है आपका नोटिस का, वो भी किस नोटिस का, बोर्ड मीटिंग का। ये देखो एजेंडा भी गिवन है, जबकि एजेंडा ज़रूरी नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 में कि बोर्ड मीटिंग का एजेंडा भी दिया जाए, राइट। सो ये देखिए नाउ क्लास व्हेन वी कम ऑन पेज नंबर, ये इतना बड़ा नोटिस ही था अभी, राइट। एंड देन क्लास व्हेन वी कम ऑन पेज नंबर 14.120 वहाँ पर एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड दिया बोर्ड मीटिंग का। क्लास मैंने आपको पिछली वीडियो में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कराया था शेयर होल्डर्स मीटिंग का, ये भी वही है। इसमें क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में ये एक रिवीजन होती है कंपनी सेक्रेटरी के लिए कि कोई भी पॉइंट उसे छूट ना जाए जिससे कि मीटिंग इनवैलिड हो जाए। जब आप इस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को पढ़ोगे, एक तो क्या होगा कि आपके बोर्ड मीटिंग्स की रिवीजन हो जाएगी, दूसरा आपको ऐसे लगेगा कि आप सच में मीटिंग में ही बैठे हैं। मीटिंग में बैठे हैं मतलब कि आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे सीक्वेंशियल काम होता है, राइट। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। देन अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग, कौन कौन बुला सकता है, स्कोप क्या होता है बोर्ड मीटिंग का, एजेंडा सेट होना है नहीं, नोटिस किस किस दिन जाएगा, कितने दिन पहले जाएगा, कितनी मीटिंग्स होंगी। ये देखो ये लिखा है 4 मीटिंग्स, मतलब ये आपका क्रक्स है चैप्टर का। जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। शेयर होल्डर्स में शेयर होल्डर्स का सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड रिवाइज कर लेना, और बोर्ड मीटिंग्स में बोर्ड मीटिंग का। ये देखो कोरम के बारे में हर एक पॉइंट गिवन है यहाँ पर, राइट। मीन्स ये सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। अटेंडेंस कैसे होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, देन रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से, जो मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंस में मीटिंग नहीं हो सकती उनको चिट्ठियाँ डालकर हमने मीटिंग करवानी है, राइट। चेयरमैन कौन हो सकता है, देन मिनट्स, मिनट बुक में 30 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग होगी और फिर साइन होंगे चेयरमैन के,
ये देखो ये सारे मिनट्स का ही है। मिनट्स का कितना अच्छा आंसर भी बन सकता है इन पॉइंट से, राइट। मिनट्स का आंसर आता है क्लास 15 मार्क्स में, राइट। शेयर होल्डर्स के मिनट्स और इसके मिनट्स, ये देख लो आपके पास कितना अच्छा आंसर रिटर्न ही है 15 मार्क्स में, वो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में। लुक एट दिस, राइट। सो दिस इज जस्ट जनरल की डेट एंट्री डालनी है मिनट्स में, साइन करने हैं, कोई भी चीज़ ऑल्टर नहीं करनी चाहिए, जो है वही लिखना है। सो ये भी कब आया था, ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी 1 जुलाई 2015 को आया हुआ है, राइट। सो क्लास विद दिस योर बोर्ड मीटिंग्स एंड योर कंपनी मीटिंग्स इज ओवर। नेक्स्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज मोशंस एंड रेजोल्यूशन। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपका टाइप्स ऑफ मीटिंग्स इज ओवर, राइट। हैप्पी लर्निंग।